हेडिंग डाल लीजिएगा सीआरओ। हाँ, हेडिंग है आपका सीआरओ। हेडिंग डाल लीजिएगा सीआरओ। सीआरओ किसको कहते हैं भाई? ये सीआरओ का क्या है? फिगर है आपका। सीआरओ कहा किसे जाता है? अगर कोई भी वैल्यू देंगे इसके ऊपर जिसका मान हमको मेजर करना है, तो वह वैल्यू किस रूप में शो करेगी? तो वो ग्राफ के रूप में शो करेगी। कहां शो करेगी? बात ये भी आएगा, यहां शो कर देगा, यहां कर देगा, यहां कर देगा, कहां करेगा वैल्यू शो? तो जो भी वैल्यू शो होगी वह वैल्यू इस डिस्प्ले पर शो होगी। इस डिस्प्ले के ऊपर क्या होगी भाई? प्रदर्शित होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें बहुत सारे आपके हमारे क्या लगे होते हैं, आपके नॉब लगे होते हैं, जिनको घुमा करके हम क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। किसको? आपका। तो हम अपने आपका पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। क्या करते हैं हम? किसी भी पुंज को प्रदीप्तिशील पर्दे के ऊपर, जो हमारा किरण का पुंज है, वो जो किरण का पुंज आएगा, उस किरण के पुंज को हम क्या करेंगे? किसी एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे। और केंद्रित करने के साथ ही साथ शुरू में जब केंद्रित किया जाता है आपका, तो शुरू में केंद्रित करने पर क्या होता है कि इसकी जो तीव्रता होती है, किसकी? इसके ऊपर जो ये हमारा कार्य कर रहा है बिंदु, वो बिंदु की तीव्रता बहुत कम होती है। इसकी तीव्रता को बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने के लिए इसमें नॉब भी लगा हुआ है आपका। तो इसमें देखेंगे आपका,
तो इसमें कौन कौन से नॉब लगे हुए हैं आपका, तो इसमें एक आपका दिया होगा फोकसिंग के लिए अलग से नॉब दिया होगा। हाँ भाई देखो, ये फोकस का एक नॉब दिया है ना, लिखा भी है फोकस का नॉब दिया है। इस फोकसिंग के नॉब के द्वारा किया क्या जाता है, जो आ रही किरण पुंज है जिसका मान बहुत कम है, हमको पता नहीं चलेगा कि आखिर किरण पुंज है कहां। जब कभी सीआरटी को ऑन किया जाता है ना, तो सीआरटी को ऑन करने पर ये जो आपको पुंज दिखाई दे रहा है, ये भी पुंज दिखाई नहीं देता है। बस ऐसा लगता है कि इस सीआरटी ट्यूब के ऊपर क्या है आपका, कोई प्रकाश पड़ रहा है। तो इसमें ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को कहते हैं क्या, इस पूरे भाग को बोला जाता है सीआरटी। और ये सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। यानी कोई ट्यूब है जिसके अंदर कोई प्रकाश पुंज आएगी और वो प्रकाश पुंज इस प्रदीप्तिशील पर्दे पर पड़ेगी, और जब वो प्रकाश पुंज प्रदीप्तिशील पर्दे पर पड़ेगी तो वही वैल्यू को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। आई बात समझ में। तो यहां पर आपका, यहां पर जो हमारा सीआरटी बनाया जाता है, तो सीआरटी किन किन भागों से मिलकर के बनता है। सीआरओ जो है, सीआरओ जो बनाया जाता है, वह सीआरओ किन किन भागों से मिलकर के बना होता है। तो सीआरओ में एक जो मुख्य भाग है जिसको हम कहते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कैथोड रे ट्यूब। यानी यही जो आपको शुरुआत का दिखाई दे रहा है, यही प्रदीप्तिशील पर्दा है। इसी पर्दे पर प्रकाश पड़ता है और उसी प्रकाश पर जिस सप्लाई को मेजर करना होता है, जब उसकी इनपुट दी जाती है तो वो फैल जाती है, और फैल करके जो मान बताएगी आपका, वही मान क्या होगा भाई, उस राशि का मान होगा। यानी जिस राशि को हमें मेजर करना है, अगर धारा को मेजर करना है धारा को, वोल्टेज को मेजर करना है तो वोल्टेज को। तो इसमें सबसे जो मुख्य भाग है वो ये क्या है आपका, सीआरटी है। तो इसमें जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, सीआरओ में जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है, तो वह किसी ग्राफ के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे इसके ऊपर हमारा ये ग्राफ बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया, इसके ऊपर क्या हुआ हमारा, कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, इस तरह का ग्राफ बन गया। तो ये क्या भाई, ये किसी वैल्यू को शो कर रहा होगा, उस वैल्यू का कुछ ना कुछ मान होगा आपका। तो इसमें क्या होता है, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, वह वैल्यू किस रूप में मिलेगी, तो वह वैल्यू प्रदीप्तिशील पर्दे के ऊपर ग्राफ के रूप में मिलेगी। किस रूप में मिलेगी, तो वह किसी प्रदीप्तिशील पर्दे पर, यानी ये हमारा प्रदीप्तिशील पर्दा है, इस प्रदीप्तिशील पर्दे पर जो हमको वैल्यू प्राप्त होगी वह किसी ग्राफ के रूप में प्राप्त होगी। जैसे ये हमको ग्राफ के रूप में इस तरह से मिला है ना भाई। तो अब इसकी वैल्यू का मान कई तरह की आकृतियां बन सकती है। अलग अलग आकृतियों को आप समझेंगे कि अलग अलग आकृतियां किसमें किसमें बनती हैं आपका। क्योंकि जैसे अगर कहेगा कि डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई में क्या बनेगा भाई, तो डीसी सप्लाई में बस ऐसे हल्का सा मान बन जाएगा, इसमें हल्का सा, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतना मान रिप्रेजेंट कर देगा डीसी में। एसी की बात करेगा तो एसी में आपको ये वैल्यू मिलेगी, जैसे ये वैल्यू आपको मिलेगी एसी में कुछ इस तरह वाली मिलेगी ना, एसी वैल्यू मिलेगी कि नहीं। तो ये वैल्यू का क्या होगा भाई, ये वैल्यू का आपको मान मिलेगा। तो कितने खाने में ये वैल्यू फैल रही है या क्या हो रहा है, ये सब आपका प्राप्त होगा। तो यानी सीआरओ का पूरा मेथड क्या हो गया, सीआरओ का इतना ही कहना है आपका कि जो भी भैया आप सप्लाई दोगे हमको, जो भी सप्लाई दोगे, जिस भी राशि का मान दोगे मेजर करने के लिए, उस राशि को हम क्या करेंगे, इस पर्दे के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। तो सीआरओ क्या करता है, तो सीआरओ का यही काम है कि किसी भी राशि को आपको मेजर करना है, जैसे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, इन सभी को मेजर करना है, तो अगर आपको उस राशि का मान दोगे तो वह क्या करेगा, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कराएगा। और किस रूप में रिप्रेजेंट कराएगा, तो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कराएगा। तो लिखेगा सीआरओ में, लिखेगा इस इलेक्ट्रॉनिक्स मापन उपकरण, कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, नया चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। लिखेगा क्या लिखें, इस इलेक्ट्रॉनिक्स मापन उपयंत्र में उपयंत्र के कैथोड से, उपयंत्र के कैथोड से, उपयंत्र के कैथोड से, उपयंत्र के कैथोड से उत्सर्जित होने वाले, उत्सर्जित
इलेक्ट्रॉन पुंज उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज एक प्रदीप्तिशील पर्दे पर पड़ता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज एक प्रदीप्तिशील पर्दे पर पड़ता है। प्रदीप्तिशील पर्दे पर पड़ता है। प्रदीप्तिशील पर्दे पर पड़ता है जिससे विद्युत राशि का मान जिससे विद्युत राशि का मान जिससे विद्युत राशि का मान किसी ग्राफ के रूप में किसी ग्राफ के रूप में किसी ग्राफ के रूप में पर्दे पर अभिव्यक्त होता है। किसी ग्राफ के रूप में पर्दे पर अभिव्यक्त होता है। किसी ग्राफ के रूप में पर्दे पर अभिव्यक्त होता है तो उसे सीआरओ कहते हैं। तो उसे सीआरओ कहते हैं। तो उसे सीआरओ कहते हैं। आगे लिखेगा, सीआरओ में लिखेगा आगे पैराग्राफ चेंज करके। इस मापन उपयंत्र के द्वारा एक से अधिक विद्युत राशियों का मापन किया जाता है। एक से अधिक विद्युत राशियों का मापन किया जाता है। हमने बोला भी कि वोल्टेज का मापन, करंट का मापन, फ्रीक्वेंसी का मापन करता है ना, तो एक से अधिक विद्युत राशियों का मापन करता है। और यह मापन पर्दे के ऊपर ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त होता है। पर्दे के ऊपर ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त होता है। हो गया भाई? आगे लिखेगा, अब इसकी सहायता से क्या क्या मेजर कर सकते हैं भाई? तो आपको हमने बोला था, क्या क्या बोला था? वोल्टेज मेजर कर सकता है, करंट मेजर कर सकता है। तो क्या वोल्टेज में एसी को मेजर कर सकता है? जी हाँ। क्या वोल्टेज में डीसी को कर सकता है? जी हाँ। क्या करंट में एसी को कर सकता है मेजर? जी हाँ। क्या करंट डीसी कर सकता है? जी हाँ। ये सब मेजर कर सकता है। क्या ये आपका कलांतर मेजर कर सकता है? कलाओं में अंतर, कलांतर यानी फेज डिफरेंस, क्या ये कलांतर को भी मेजर कर सकता है? जी बिल्कुल मेजर कर सकता है। क्या ये फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकता है? तो जी हाँ बिल्कुल मेजर कर सकता है। तो जैसे भी लिख लीजिएगा, जैसे एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज, जैसे एसी वोल्टेज कामा डीसी वोल्टेज कामा डीसी वोल्टेज कामा एसी करंट कामा डीसी करंट, एसी करंट कामा डीसी करंट कामा कलांतर, फेज डिफरेंस जिसको कहते हैं, आदि का मापन इसकी सहायता से किया जा सकता है। आदि का मापन इसकी सहायता से किया जा सकता है। फिर निकालेगा सीआरओ की संरचना। सीआरओ की संरचना देखिए भाई, सब कुछ हम आपको लिखा रहे, सीआरओ आना तय है एग्जाम में, ये जान लो। सीआरओ कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें सीआरओ ना पूछा हो। सीआरओ नहीं पूछेगा तो सीआरटी पूछेगा। सीआरओ की संरचना अगर नहीं पूछता है तो सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम पूछता है। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम नहीं पूछता है तो सीआरटी के बारे में पूछता है। यानी सीआरओ से कुछ ना कुछ पूछेगा, इसी और रहता है। तो पूरा जितना भी सीआरओ में आएगा सब हम लिख पाएंगे।
इसलिए आपको एक एक करके भाग नहीं लिखवा रहा है, पूरा एक ही में लिखवा रहे हैं ताकि आपसे जो पूछे वो आप लिखिएगा। तो लिखेगा सीआरओ निम्न भागों से मिलकर बना होता है। सीआरओ और मल्टीमीटर, कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, सीआरओ और मल्टीमीटर एक दूसरे जरूर पढ़ के जाइएगा। हाँ, इस श्योर है आएगा। हाँ, अर्थ टेस्टर और मेगर, बस जान लो, सीआरओ, मल्टीमीटर, अर्थ टेस्टर, मेगर, फ्रीक्वेंसी मीटर और क्या कहते हैं पावर फैक्टर मीटर। ये अगर पढ़े तो 4 ठो पक्का आएगा। 6 ठो बता दिए, 6 ठो में 4 ठो आएगा, श्योर है। बता दे रहे हैं, हर साल का ये हाल होता है कि बच्चों को ना टाइम नहीं मिल पाता लिखने का। बस ये तुम लोग जान लेना, तुम लोग भी एग्जाम दोगे ना तो तुम लोगों को भी टाइम नहीं मिलेगा लिखने का। और इतना आ रहा होगा क्वेश्चन, सब आ रहा होगा, एक को क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना आ रहा हो, लेकिन टाइम में नहीं बचेगा, सच्चाई बता रहे हैं। लिखो भैया, सीआरओ निम्न भागों से मिलकर बना होता है। पहला सीआरटी, दूसरा पावर सप्लाई, तीसरा टाइम बेस्ड सर्किट और चौथा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। ये 4 भाग हैं। ये कौन से भाग है भैया? ये 4 भाग हैं। पहला सीआरटी, दूसरा पावर सप्लाई, तीसरा टाइम बेस्ड सर्किट और चौथा डिफ्लेक्शन सिस्टम। हाँ, डिफ्लेक्शन सिस्टम, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, ठीक, विक्षेपण प्रणाली इसको बोला जाता है। नहीं बाबू, ये सब सीआरटी में आएगा। ये जितना भी आप पढ़ोगे ना सब सीआरटी में पढ़ोगे, केवल सीआरटी में पढ़ोगे वो, ठीक। और आपसे सबसे ज्यादा जो सीआरओ पूछा जाता है उसका ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है। जो आपका आएगा 70% यानी 70% जो चांस रहता है वो सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम रहता है। आई बात समझ में? 30% जो चांस होता है वो होता है आपका इसका सीआरटी का होता है, 30% होता है। तो इसका बहुत कम चांस रहता है कि सीआरओ में ये पूछा जाएगा। सीआरओ में पूछा जो जाता है वो सीआरओ में ये वाला पूछा जाता है, ये वाला, यानी सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम। तो उसमें भी इसको भी बनाएंगे आप, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे, ये वाला भी पार्ट बनाएंगे जो पढ़ रहे हैं अभी पीछे सीआरटी में, तो वहां इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए हम पूरा पॉइंट वाइज लिखवा दे रहे हैं।
देखो भाई इसमें क्या लगा होता है, तो इसमें सबसे पहले ये हीटर लगा होता है। तो ये हीटर क्यों लगा होता है आपका, तो हीटर लगा होता है ताकि ये हीटर क्या कर सके, उष्मा को उत्सर्जित कर सके, उष्मा को अपने अंदर से क्या कर सके, निकाल सके। अच्छा उष्मा निकलेगी तो कहां जाएगी, ये प्लेट के ऊपर जाएगी। किस प्लेट के ऊपर जाएगी, तो यहां प्लेट जो रखा गया है वो कौन सा रखा गया है, कैथोड प्लेट रखा गया है। कौन सा प्लेट रखा गया आपका, कैथोड का प्लेट रखा गया। अच्छा कैथोड का काहे रखा गया, एनोड का काहे नहीं रख दिया गया। तो आपको पता है कि कैथोड प्लेट जो होता है वो कैसा प्लेट होता है, निगेटिव प्लेट होता है। और इस निगेटिव प्लेट से क्या निकलता है आपका, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इलेक्ट्रॉन की गति ज्यादा होती है कि होल्स की, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल्स की तुलना में। तो क्या होगा, जब ये उष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी, जब कैथोड के प्लेट पे पड़ेगी तो कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा। आई बात समझ में, क्यों लगा है आपका, इसलिए लगा है ताकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल सके। तो यहां से क्या होगा, यहां से बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकलेंगे। यहां से क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। किससे निकलेंगे, तो इस प्लेट से निकलेंगे, इस प्लेट से निकलेंगे। तो इस प्लेट से क्या निकलेंगे आपका, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे क्या लगा होता है, ये हो गया। अब इस प्लेट से क्या हो रहा है, इस प्लेट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहे हैं ऐसे। इस प्लेट से क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके, जहां जहां उष्मा पड़ रही है प्लेट के ऊपर, वहां से क्या हो रहे हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब यहां क्या लगा दिया गया, तो ग्रिड लगा दिया गया। ग्रिड का मतलब समझते हैं, यानी ऐसा आपका जिससे वो क्या हो सके, वो रिफ्लेक्ट हो सके। जैसे ये निगेटिव होता है ग्रिड, ग्रिड निगेटिव चार्ज का होता है। निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, नहीं प्रतिकर्षित करेगा। तो जब इसको अपने यानी अपने पास से नहीं गुजरने देगा, अपने से क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। जब दूर ढकेलेगा तो इसके लिए इतना जगह दिया है ना, जब इतना जगह दिया है आपका, तो इतने ही जगह से ना क्या गुजरेंगे आपके, इतने ही जगह से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कितने स्पेस से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो आपका उत्सर्जित होगा वो केवल इतने से होगा, केवल इसी भाग से होगा। यानी इसी भाग से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जब यहां से जाएगा तो ये फोकस के रूप में जाएगा ना। अब ऐसे जाता, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल के जाता तो पूरे स्क्रीन पर फैल जाता ना इलेक्ट्रॉन। क्या पता चल पाता कि प्रकाश का एक्चुअल बीम कहां है, एक्चुअल जो बीम का मतलब है कि एक्चुअल प्रकाश कहां पड़ रहा है, ये पता चल पाता क्या, नहीं ना। अब पूरे इलेक्ट्रॉन जब इससे निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन फैल गए, फैल के जब पर्दे पर पड़ेंगे तो कुछ यहां प्रकाश, यहां प्रकाश, इस पूरे पे प्रकाश पड़ेगा ना। और जब पूरे पे प्रकाश पड़ेगा तो हमको क्या कोई प्रॉपर बीम मिल पाएगा। हमने शुरू में बताया ना आपको कि जब आपका सीआरओ का मेजरमेंट किया जाता है तो सबसे पहले बीम को कहां लाया जाता है, बीचों बीच लाया जाता है। तो बीचों बीच आएगा कैसे वो, तो उसको लाने के लिए क्या लगा है आपका, उसको लाने के लिए क्या लगा है, ये ग्रिड लगा हुआ है। ये ग्रिड क्या करेगा, तो ग्रिड आपका काम करेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है इससे टकराएंगे, टकराने के बाद रास्ता नहीं मिलेगा आगे जाने का, तो जहां से रास्ता मिलेगा वो वहीं से क्या करेंगे, आप जाएंगे, वहीं से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गुजरेंगे। तो अब क्या है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब सबसे पहले क्या लगा है, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड। ये काम करता है भैया, बोले ये लगा है प्री एक्सिलरेटिंग एनोड। इसका क्या कार्य होता है, कौन सा नाम से क्या लगा, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड। तो ये होता है कि जिसके अंदर यानी कमी हो गई, किसकी, टकराव की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन इससे निकले तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से क्या हुआ कि यहां जब टकराए तो टकराने पे इनकी गतियां क्या हो गई, कम हो गई, स्लो हो गई। तो उनको एक्सिलरेट कर रहा है, उनकी गति यानी उनकी तीव्रता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कौन बढ़ाएगा उनकी तीव्रता को, ये। तो ये क्या काम करता है, तो ये काम करेगा आपका इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, यानी उसके एक्सिलरेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा क्या है, ये प्री एक्सिलरेटिंग एनोड है। तो जो आपका यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास लाएगा, यानी खींचेगा अपने तरफ, बहुत तेजी के साथ खींचेगा आपका। क्योंकि क्या होता है आपका कि ये निगेटिव किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत तेजी के साथ होते हैं ना।
तो इसलिए ये क्या लगा, प्री एसिलरेटिंग एनोड लगा हुआ है, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी के साथ अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों का यहां से ऐसे क्या होगा, खिंचाव होगा, यानी उनकी गति क्या हो जाएगी, आपका बढ़ेगी यहां पे। तो इस तरह से उनकी क्या होगी, गतियां बढ़ेगी बढ़ेगी। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, अब आगे जाएंगे तो ये क्या लगा है, ये फोकसिंग एनोड लगा हुआ है। ये फोकसिंग एनोड क्या करता है, फोकसिंग एनोड का क्या कार्य होता है कि अब जो आपका इलेक्ट्रॉन को खींचा था, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फैल गए ना, कुछ इधर भागेंगे कुछ इधर भागेंगे, खिंचाव होगा ना। तो उनको क्या करेगा, ये फोकसिंग एनोड क्या करेगा, उनको उनको एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करेगा। यानी जब इनके पास पहुंचेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो जब इनके पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इस तरह से, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आपका एक बिंदु पर केंद्रित कराएंगे, एक बिंदु पर क्या कराएंगे, ये सबको केंद्रित कराने का कार्य करता है कौन, तो ये कार्य करेगा आपका फोकसिंग एनोड। तो यहां देखेंगे आपका फिगर में, तो इस पहले वाले फिगर में आपको दिखेगा कि यहां क्या लगा है, यहां एसिलरेटिंग एनोड लगा हुआ है, जो क्या करेगा, जो आने वाला जो प्रकाश है, इस प्रकाश को क्या करेगा, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन के पुंज को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो यहां इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, एसिलरेटिंग एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम कर रहा है, अपनी तरफ कर रहा है। आगे हमारा लगा दिया कि फोकसिंग वाला, फोकसिंग एनोड। तो यहां पर देख रहे होंगे ये सारे कहां जा रहे हैं, एक बिंदु पर केंद्रित हो रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कहां केंद्रित हो रहे हैं, एक बिंदु पर। तो एक बिंदु पर केंद्रित कराने का कार्य कौन करता है, आपका फोकसिंग एनोड करता है। अब ये जब एक बिंदु पर केंद्रित कराने का कार्य करेगा, तो अब इस स्थिति में आगे भी हमारे क्या लगे होते हैं, इस तरह से दो प्लेटें लगे होते हैं, एक हॉरिजेंटल प्लेट लगा होता है, एक क्या लगा होता है, वर्टिकल प्लेट। ये किस लिए लगा होता है, मान लीजिए हमने क्या किया, इसको केंद्रित कराया, हमने इसको फोकसिंग एनोड से किसी एक फोकस पे केंद्रित कराया। तो हमने फोकसिंग एनोड से किसी एक फोकस पे केंद्रित करा दिया और वो चला गया यहां पे, कौन चला गया, पूरे प्रकाश का पुंज जो आपका फोकसिंग एनोड था, फोकसिंग एनोड के द्वारा हमने क्या किया, केंद्रित कराया, और वो जा चला गया कहां, इस पॉइंट पे। जबकि इसको होना कहां चाहिए, बीचों बीच। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्लेटें होती है, कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है एक्स एक्स प्लेट और एक होता है वाई वाई प्लेट। तो एक होता है आपका जिसको लिखा भी है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट लिखा है ना, और एक होता है कौन सा प्लेट, एक होता है आपका वर्टिकल प्लेट। तो एक होगा क्या भाई, एक होगा वर्टिकल प्लेट, दिख रहा है, ये दो प्लेट है। यानी एक प्लेट तो यहां लगा है आपका यहां पे, और एक प्लेट कहां लगा है, यहां पर लगा हुआ, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। इसके पहले इसके पहले भी एक लगा हुआ है जिसको लिख रहा है एसिलरेटिंग एनोड। फिर एसिलरेटिंग एनोड क्या करेगा, तो फिर उसको एक फोकस पे केंद्रित कराने का कार्य करेगा। तो जो ये एक फोकस पे आ रहा था, तो ये हमारा फिर से आगे एसिलरेटिंग एनोड लगा है। ये आने वाले प्रकाश की जो तीव्रता है, जो इसमें कमी होगी, उस कमी को फिर पूरा कौन करेगा, ये एसिलरेटिंग एनोड। यहां एसिलरेटिंग एनोड जो था, प्री एसिलरेटिंग एनोड, इसका कार्य क्या था कि जो भी आने वाले इलेक्ट्रॉन थे, जब वो टकराते थे कंट्रोल ग्रिड से, तो उनकी तीव्रता कम हो जाती थी। तो उनकी तीव्रता को बढ़ाया कौन, प्री एसिलरेटिंग एनोड, यही ना बढ़ाया। तो ये क्या कर रहा है, उनकी तीव्रता को बढ़ा रहा है, किसके, इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे इस पॉइंट पर, तो फोकसिंग एनोड लगा था, इसने क्या किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन को यहां से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। यहां से क्या कराया, एक बिंदु पर केंद्रित करा। जब ये एक बिंदु पर केंद्रित कराएगा, तो फिर इनकी गति क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जब यहां पहुंचेंगे तो यहां टकराएंगे, टकरा के ऐसे आएंगे ना, यहां से पहुंचेंगे ऐसे तो टकरा के ऐसे आएंगे ना, तो फिर से इनकी गति में कमी होगी आपका। तो उनकी गति को फिर से पूरा करने के लिए आगे क्या लगा दिया गया, आपका एसिलरेटिंग एनोड लगा दिया। यानी फिर से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को और त्वरित गति से भेजे, तो इलेक्ट्रॉन और त्वरित गति से क्या होगा, आगे जाएगा। अब वो जब पड़ेगा पुंज आपका, तो पुंज पड़ गया कहां भाई, तो हमारा जो पुंज पड़ रहा है वो यहां पे पड़ रहा है। अब यहां से इसको कहां लाना है, यहां पर लाना है। तो इसके लिए क्या है, इसमें विक्षेपण प्लेटें लगी होती हैं, एक एक्स एक्स प्लेट लगा होता है, एक आपका वाई वाई प्लेट लगा होता है। तो एक क्या लगा होता है भाई, एक लगा होता है एक्स एक्स प्लेट और एक क्या लगा होता है वाई वाई प्लेट। इसमें देखेंगे तो दिखाया भी होगा आपका एक्स एक्स प्लेट और वाई वाई प्लेट को। ये कहां गया, देख लेते हैं। इसमें क्लियर भी उतना दिखा नहीं रहा है, रुके एक और फिगर लेते हैं।
नहीं, दिखाने में ज्यादा अच्छा रहता ना। देख लेते हैं, कोई फिगर अच्छा होगा तो वही फिगर दिखाएंगे। चलो भाई, ये देखो ये है ना सीआर को फिगर। अब दिख रहा है ना एकदम साफ साफ। इसमें देखोगे तो साफ साफ दिखेगा, यहां पे लिखा होगा, ये क्या लिखा है आपका, एक्स वाई प्लेट दिख रहा है। इसमें दिख रहा होगा आपका कि ये क्या है आपका, ये वाला पॉइंट यहां दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है। चैनल 1 चैनल 2 के नाम से दिया होगा, एक होगा इसमें चैनल 1 और इसमें क्या होगा, चैनल 2 के नाम से होगा आपका, दिख रहा है। अब इसमें एक्स वाई दिया हुआ, एक्स वाई क्या है, विक्षेपण प्लेट है। तो इसमें ये घुमाने वाले क्या दिए गए हैं, ये नॉब दिए गए हैं, दिख रहा है। इसमें भी घुमाने वाला नॉब दिया गया है, इसमें भी घुमाने वाला नॉब दिया गया है, और इसमें भी घुमाने वाला नॉब, ये सब के सब दिए गए हैं, दिया गया है। तो ये किस लिए दिए गए होते हैं आपके सबके सब नॉब। आप दिख रहा होगा, एक को लिख रहा है टाइम बेस, लिख रहा है, एक को क्या लिख रहा है, एक को वेरिएबल दिख रहा है, और ये लिख रहा है पुल x5, यह है। और इसी तरह से देखेंगे तो इसको भी दिया होगा आपका, ये पुल x5 दिया है, और ये दिया है पुल x5। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका कि अगर देखो इसको घुमाओगे तो घुमाने पर क्या होगा। ये भाई ध्यान से देखेगा, इसमें तीर बनाया हुआ है, तीर क्या बनाया है आपका, ये तीर बनाया है आपका कि अगर आप इसको घुमाओगे तो, अगर इसको घुमाओगे तो क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। यही चीज दिखा रहा ना कि अगर आप इस नॉब को घुमाओगे तो इस नॉब के घुमाए जाने पे किधर जाएगा, जो हमारा फोकसिंग है, तो वो फोकसिंग आपका इधर जाएगा। मान लीजिए पुंज यहां है, तो आपको घुमा करके कहां भेजना है, उस पुंज को यहां पर, इस लाइन पर बीचों बीच भेजना, ठीक। अब इस लाइन से इसको कहां भेजना है, अब इस लाइन से आप चाहते हैं कि ये कहां पहुंच जाए, इस लाइन से आप चाहते हैं कि ये हमारा यहां पे पहुंच जाए, ये बीचों बीच सेंटर यही है ना, आप चाहते हैं यहां पहुंच जाए। तो यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर दिखा रहा है एक ऊपर नीचे तीर बना है, ये ऊपर नीचे वाला तीर क्या करेगा, ये काम करेगा आपका कि जब इसको घुमाएंगे, इसके नॉब को घुमाएंगे, तो ये कहां ले जाएगा, ये इसी फोकस को कहां ले जाएगा, इस पॉइंट पर लेकर के आएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या होगा, ये फोकस आपका इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये आपका फोकस कहां पहुंच गया, ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो इसी के लिए लगा हुआ है क्या, ये हमारा आपका विक्षेपण प्लेट लगा हुआ है, एक आपका एक्स एक्स और एक आपका वाई वाई है आपका, यानी एक वर्टिकल प्लेट है और एक क्या है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट है। तो एक आपका हॉरिजॉन्टल के लिए नॉब लगा है और एक क्या लगा है आपका
वर्टिकल के लिए लगा हुआ है। तो दो आपका लगा हुआ है, एक क्षैतिज के लिए और एक आपका ऊर्ध्वाधर के लिए लगा हुआ है। तो इन्हीं की सहायता से क्या किया जाता है, इन्हीं की सहायता से जो हमारी फोकसिंग मिल रही होगी, जिस भी पॉइंट पर मिल रही हो, अगर यहां से मिल रही है, यहां मिल रही है, ये अगर हमारी फोकसिंग यहां मिल रही है, तो यहां से यहां ले जाने के लिए ही क्या किया जाता है, इन दोनों नॉबों का यूज किया जाता है। हो गया क्लियर? तो वही चीज आपका लगा होता है कहां पर, वही चीज लगा होता है ये वाला, ये एक प्लेट होता है और एक प्लेट ये होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो इस प्लेट को हम कहते हैं वर्टिकल प्लेट और इस प्लेट को क्या कहते हैं आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेटें जो लगी होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेटें जो लगी होती है, यही क्या करती हैं, ये आपका उसको ऊपर या नीचे ढकेलती हैं। कैसे ढकेलती होंगी, ये प्लेटें किसकी बनाई जाए कि ये इसको ऊपर या नीचे ढकेले, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को कौन ऊपर नीचे धकेल सकता है, उसी की जैसी पोलैरिटी वाला। क्या होता है, चार्ज एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, कब, जब वो सेम पोलैरिटी के हो। तो इनको कौन सी सप्लाई दी जाती है, इनको आपका निगेटिव वाली ही सप्लाई दी जाती है एक तरह से, यानी निगेटिव चार्जों की ही सप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो डिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा पुंज यहां से जा रहा है, यहां पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आपका, यानी हम प्लेट को इधर धकेलेंगे, प्लेट को कहां धकेलेंगे, प्लेट को हम ऊपर की तरफ धकेलेंगे। जब ये प्लेट ऊपर जाएगा तो ये इस प्लेट पर जो चार्ज होंगे, इस चार्ज, ये चार्ज को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये यहां से कहां जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे टकरा करके, यानी मतलब ये इससे प्रतिकर्षित होकर के इधर जाएगा ना, तो ये इस तरह से जाएगा। फिर देखेगा कि यार इधर भाग रहा है, फिर क्या करेगा, इसको ये वाला जो प्लेट है, ये वाला प्लेट आपका करेगा, प्लेट क्या करेगा, एडजस्ट करेगा आपका, ये प्लेट क्या करेगा, इसको और इधर खींचेगा, यानी और इधर लेके आएगा, तो ये कहां आएगा भैया, बीचों बीच आएगा। तो ये दोनों प्लेटें जो होती है वो निगेटिव टाइप की होती है, ताकि जिससे क्या हो आपका, कि जो भी फोकसिंग जा रही है वो फोकसिंग कहां पड़े आपका, बीचों बीच पड़े आपका। तो यही काम कराया जाता है इन दोनों प्लेटों की सहायता से आपका। तो इन दोनों प्लेटों की सहायता से इस वाले फिगर में ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये प्लेटें दिख रही हैं और एक प्लेट ये ऊपर नीचे दिख रहा है दो प्लेट। अब ये क्या होगा, जैसे ये हमारा भाग रहा होगा, ये अगर हमारा यहां से पुंज आया, ये पुंज यहां जा रहा है, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस पुंज को लाना है यहां बीचों बीच, हमको इस सेंटर पॉइंट पे लाना है। कैसे लाएंगे, तो क्या करेंगे भैया, इसके लिए हम दोनों प्लेटों का यूज करेंगे, यानी इस प्लेट का भी यूज करेंगे और इस प्लेट का भी यूज करेंगे। जब इस प्लेट का यूज करेंगे, ये वाले प्लेट का, तो ये इसको कहां धकेलेगा, ऊपर की तरफ। तो प्लेट में होता क्या है, तो प्लेट जो होती है वो प्लेट जब घुमाते हैं ना नॉब को, तो नॉब के घुमाए जाने पे ये ऊपर नीचे होगा, ऐसे ऊपर नीचे, जिससे क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉनों को धकेल देगा उधर। ये वाला प्लेट है तो आपको दिख रहा है ये ऐसे है कि नहीं, इसमें दो प्लेटें हैं, यानी एक प्लेट कुछ इस तरह से लगा हुआ है, एक प्लेट जो लगा है वो कुछ इस स्थिति में लगा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये हमारा इस तरह से प्लेट लगा हुआ है। और एक प्लेट कैसे लगा है, एक प्लेट आपका इस स्थिति में लगा हुआ है, ये कि यहां से जब आए पुंज तो ये क्या करे, ये वाला जो है ये इसको इधर यानी ऐसे धकेल सके, और ये क्या कर सके, इसको ऊपर नीचे। तो ये दो प्लेट आपका आगे लगे हुए हैं। तो लिखेगा इसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली हेडिंग है कौन सा, बहुत सारे होते हैं उसमें, आप देखेंगे तो सबका कार्य अलग अलग है। जो हम प्लेट सीआरटी के लिए बता रहे हैं उसको बस हम बता रहे हैं। सीआरओ में मेन जो होता है, सीआरओ में आपका जो निकालने का सबसे मेन काम होता है वो यही होता है। सीआरओ अगर किसी को थमा देगा ना, नहीं जानता रहेगा ना, उसको पता नहीं चलेगा कि उसका प्रकाश पड़ कहां रहा है। सीआरओ को आप एडजस्ट करके ऐसे ही दे दो, सब कुछ प्रकाश फैला दो, पहले तो उसको समझ नहीं आएगा। अगर नया व्यक्ति रहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं जानता होगा, तो सीआरओ लेके बैठ जाएगा, लेकिन उस सीआरओ के बारे में जान नहीं पाएगा कि उसको कैसे हम एडजस्ट करके उसको जीरो वाले पॉइंट पे यानी बीच वाले पॉइंट पे ले आए। तो वो जरूरी होता है सबसे पहले। लिखेगा सीआरटी का निर्माण, लिखेगा इस प्रकार के सीआरटी ट्यूब में, इस प्रकार के सीआरटी ट्यूब में बेस पिन के ऊपर कौन है भैया, बेस पिन, बेस पिन कौन सा है, ये है। इसी पिन को बोला जाता है क्या, इसी पिन को बोला जाता है बेस पिन। आई बात समझ में, बेस पिन के ऊपर अच्छा लो वोल्टेज की सप्लाई देगी कि हाई वोल्टेज की सप्लाई, हाई वोल्टेज की सप्लाई दे। तो लिखेगा, हाँ भैया, तो लिखेगा बेस पिन के ऊपर, इस प्रकार के सीआरटी ट्यूब में बेस पिन के ऊपर हाई वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है, हाई वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है,
जिससे जिससे हीटर का कॉइल हीट होता है, हीटर का कॉइल हीट होता है, हीटर का कॉइल हीट होता है, और इस हीटिंग एलिमेंट से, और इस हीटिंग एलिमेंट से उष्मा उत्पन्न होती है, और इस हीटिंग एलिमेंट से उष्मा उत्पन्न होती है, इस हीटिंग एलिमेंट से उष्मा उत्पन्न होती है। अगली हेडिंग है आपका, अगली हेडिंग कैथोड। उष्मा उत्पन्न होती है, अगली हेडिंग है कैथोड। ये क्या होता है भाई? हेडिंग है कैथोड। हाँ अगली हेडिंग है उसी में। कैथोड क्या करेगा भैया? बोलो आप अपने से। हाँ, कैथोड क्या करता है? जब उष्मा पड़ती है, हीटर से उष्मा निकलती है, बताए ना कि जब आपका हीटर से उष्मा निकलेगी तो ये उष्मा कहां जाएगी? ये कैथोड प्लेट पे जाएगी। तो कैथोड प्लेट से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो लिखेगा, हाँ लिखेगा, जब हीटर की उष्मा, अभी बताएं ही सब कहां रला, जब हीटर की उष्मा कैथोड के ऊपर पड़ती है, तो कैथोड से, जब हीटर की उष्मा कैथोड के ऊपर पड़ती है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ओके भाई, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ओके, आगे लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके। अब देखो भैया, कैथोड के बाद क्या लगा है? ग्रिड। कौन सा? कंट्रोल करने वाला। कंट्रोल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो अगली हेडिंग डालिएगा कंट्रोल ग्रिड। इसको बस ग्रिड नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कंट्रोल ग्रिड। तो हेडिंग है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड क्या काम कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा था ना, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे थे, जो फैले हुए इलेक्ट्रॉन थे, उनको कहां ले आ रहा था? एक बिंदु पर। तो लिखेगा कंट्रोल ग्रिड की सहायता से, कंट्रोल ग्रिड का कार्य कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक बीम के रूप में एकत्रित करना होता है, एक बीम के रूप में एकत्रित करना होता है। एकत्रित करना होता है। अगला क्या है भैया? अगली हेडिंग क्या लगा है? एसिलरेटिंग एनोड। तो प्री एसिलरेटिंग एनोड हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग है प्री एसिलरेटिंग एनोड, हेडिंग डाल लीजिएगा प्री एसिलरेटिंग एनोड। इसका कार्य क्या होता है प्री एसिलरेटिंग एनोड का? बोलो भैया। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रोल ग्रिड पर टकरा करके उसकी गति कम हो जाती है, उसकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। तो लिखेगा कंट्रोल ग्रिड से इलेक्ट्रॉनों के टकराने की वजह से, इलेक्ट्रॉनों के टकराने की वजह से उनकी गति में कमी हो जाती है, उनकी गति में कमी हो जाती है, तो उन्हें अधिक तीव्रता के साथ आगे भेजने का कार्य अधिक तीव्रता के साथ आगे भेजने का कार्य करता है।
अगला क्या था भैया, इसके बाद क्या लगा हुआ था, इसके बाद फोकसिंग एनोड था। फोकसिंग एनोड क्या कार्य कर रहा था, उनको एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य कर रहा था। तो लिखेगा, हेडिंग है फोकसिंग एनोड, लिखेगा इसका कार्य, इसका कार्य, इसका कार्य इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का होता है। हो गया। अब क्या तो भैया, ये देखो इसमें क्या क्या था, सीआरटी था, सीआरटी में क्या था, फिर उसके बाद पावर सप्लाई था ना, पावर सप्लाई के बाद क्या था, टाइम बेस्ड सर्किट था, और टाइम बेस्ड सर्किट का क्या बाद क्या था, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। तो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में दो आएंगे, कौन कौन से, एक आएगा एक्स एक्स और दूसरा क्या आएगा आपका वाई वाई, यही आएगा ना डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में। तो ये जो बचा हुआ आगे का दो है एक्स एक्स और वाई वाई, उसको हम यहां पे लिखवा देंगे, बाकी ये जो दो बचे हैं इसको लिखवा देते हैं। ठीक, तो अगले हेडिंग डाल लीजिएगा पावर सप्लाई, किसमें, सीआरटी में कहा, तो सीआरटी में बताया तो कि सीआरटी में यही ना बचा हुआ है, यही ना दो बच गया, आगे का पीछे का तो सब बता दिए, तो ये चौथे वाले पॉइंट पे आएगा ना, इसलिए। ठीक, अगली हेडिंग डालेगा पावर सप्लाई, हाँ अगली हेडिंग है पावर सप्लाई। ट्रांसफार्मर को कितने तरह की सप्लाई दी जाती है, दो, कौन कौन सी, जो आपका सप्लाई देते हैं वो कौन कौन सी सप्लाई देते हैं, दो प्रकार की देते हैं, एक आपका लो वोल्टेज की सप्लाई देते हैं और एक क्या देते हैं, हाई वोल्टेज की सप्लाई। तो इसको दो टाइप की सप्लाई मिलती है, कौन कौन सी, एक आपका लो वोल्टेज की सप्लाई देते हैं और एक कौन सी देते हैं, हाई वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। हाई वोल्टेज की सप्लाई कितना देते हैं, वह 1000 वोल्ट। हाई वोल्टेज की सप्लाई जो होती है उसका मान कितना होता है, 1000 वोल्ट दिया जाता है आपका। जो आपका सप्लाई देते हैं सीआरओ को, सीआरओ को कितने वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, तो 1000 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। तो सीआरओ में टोटल दो सप्लाई देते हैं, एक हीटर के लिए सप्लाई देते हैं और एक बाकी सबके काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। तो ये जो हमारा सीआरओ होता है, जो सीआरओ देख रहे हैं आप, ये इस सीआरओ को दो तरह की सप्लाई मिलती है, एक इस सीआरटी के लिए, इसके लिए दिया जाता है, जो कितना वोल्टेज देते हैं हम, तो 1000 वोल्ट की सप्लाई इसके लिए देते हैं। बाकी ये जो लगे हुए हैं इन सब के लिए कितने वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, तो इनको 300 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। ठीक, तो लिखेगा, और ये कैसे कन्वर्ट करके देते होंगे, 300 को कैसे 1000 में बदलते होंगे, तो क्या लगाते होंगे उसके लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। आई बात समझ, तो लिखेगा कौन सा, हाँ जी लिखेगा, सीआरटी को दो प्रकार की वोल्टता दी जाती है, हाँ सीआरओ को दो प्रकार की वोल्टता दी जाती है। पहला, सीआरओ को दो प्रकार की वोल्टता दी जाती है, पहला हाई वोल्टेज, पहला हाई वोल्टेज, दूसरा लो वोल्टेज, पहला हाई वोल्टेज, दूसरा लो वोल्टेज, पहला हाई वोल्टेज, दूसरा लो वोल्टेज। हो गया भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, सीआरओ को दो प्रकार की सप्लाई दी जाती है, पहला हाई वोल्टेज, दूसरा लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मान, हाई वोल्टेज का मान 1000 वोल्ट तथा लो वोल्टेज का मान 300 वोल्ट होता है। हो गया। अब देखो, अच्छा एक चीज बताया था आपको ना कि एक फोकसिंग के लिए लगा होता है, एक इंटेंसिटी के लिए लगा होता है। फोकसिंग का मतलब क्या है,
यानी पता चल सके कि कहाँ है पुंज, पुंज बन कहाँ रहा है। मान लो हल्का सा यहां दिख रहा होगा, यहां हल्का सा दिख रहा होगा पुंज, हल्का ही दिख रहा है, तो यहां पर जैसे दिख रहा है, ठीक। तो फोकसिंग से क्या करेंगे, उसके मान को और बढ़ाएंगे ताकि और देख सके अच्छे से कि वो है कहां। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, यानी इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता को, कि और अधिक तीव्रता के साथ दिखाई दे क्या वो सही में यहीं पर है। आई बात समझ में। तो और बाकी क्या करेंगे, बाकी इन प्लेटों का यूज करेंगे, एक्स एक्स प्लेट, वाई वाई प्लेट, ताकि इनको क्या कर सकें, इनको बीच में ला सके। तो इसमें ये भी होता है, फोकसिंग के लिए भी नॉब होता है, इंटेंसिटी के लिए भी नॉब होता है, और इसके साथ ही साथ ये विक्षेपण प्लेटें होती हैं, विक्षेपण प्लेटों के लिए दो नॉब होते हैं। हाँ, जिसको मापना होता है उसके लिए हमारा पिन बना हुआ है, दिख रहा है, ये पिन दिख रहा है, ऐसा पिन दिख रहा होगा, एक पिन इधर दिख रहा होगा, देखेंगे तो दिख रहा है। तो ये आपके पिन लगे होते हैं, ये सेम किसकी तरह कार्य करता है, इसमें एक पिन यहां पर है, एक पिन यहां पर है, और एक पिन इधर होगा, है ना, और एक पिन यहां पर, ये है ना। तो ये अलग अलग कई पिने होते हैं, उस पर लिखा होता है, वोल्टेज को मेजर करना है तो यहां लगा लो, करंट को मेजर करना है तो यहां लगा लो, तो वो पिन लिखा होता है, सब कुछ उस पर लिखा होता है, उस पिन पे। तो वो बाहर देखेंगे ना तो इस तरह से पूरा इसके ऊपर लिखा होता है, कौन किसके लिए लगा है, किसके मापन के लिए लगाया गया है, ये सब इसके ऊपर लिखा होता है जी। हाँ हम्म, हाँ हाँ, कौन सा, ये और ये वाला, तो ये हमारा दिया होगा, यहां पर आपका दिया होगा 400 मैक्सिमम वोल्टेज, एसी प्लस डीसी दिया है। आपको एसी का मेजर करना है कि डीसी का मेजर करना है। इधर भी देखोगे तो यहां भी कुछ लिखा होगा, 400 मैक्स एसी ऑब्लिक डीसी, ऐसा लिखा है ना। ये दो नॉब आपके हैं, ये दोनों साइड में दिया हुआ है, और यहां पर दिया हुआ है कि ये भी क्या करेगा, ये और ये दोनों क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे का काम करेंगे आपका। किसको ऊपर नीचे, यानी ये आपका जो हमारा है वो किस स्थिति में है, आपका हॉरिजॉन्टल की स्थिति में है ना, तो हॉरिजॉन्टल की स्थिति में ऊपर नीचे खिसकाने के लिए आपका दिया हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये किसके किसके लिए लगा हुआ है आपका, एक मिनट, इसमें दिया होगा, क्योंकि सब अलग अलग टाइप के सीआरओ होते हैं, जितने भी आप सीआरओ देखेंगे ना सब अलग अलग टाइप के सीआरओ होते हैं, उनका कार्य भी अलग अलग होता है आपका सीआरओ का। हाँ जी रुक जाओ, ये वाला आपका एक दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है ना, ये दो है। हमें कलांतर को मेजर करना होता है ना, कला का मतलब क्या होता है, कलांतर का मतलब क्या होता है, दो कला राशियों के बीच के अंतर, यही होता है ना। तो दोनों कला राशियां देंगे किसके ऊपर, हाँ, और यहीं से क्या होगा, आपको कलांतर मिलेगा, और कलांतर जब मिलता है तो कलांतर में कुछ इस तरह का मान आपको प्राप्त होगा। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट के कुछ इस तरह वैल्यू आपकी उसको मिलेगी, ये कुछ इस तरह मिलेगा ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला मान क्या होगा, मैक्सिमम मान, ये वाला मान कौन सा होगा, मैक्सिमम मान, और एक दूसरा मान मिलेगा ये वाला मान, तो ये तो मैक्सिमम हो गया। एक यहां पर जो कट करेगा, इस वाले पॉइंट पे जो कट करेगा, इधर जो कट करेगा वो वाला क्या होगा, वो मिनिमम वाला मान होगा, ये मिनिमम वाला मान होगा। तो दो आपके मान प्राप्त होंगे, एक आपका एक्स एक्स पर, एक आपका वाई वाई पर मान प्राप्त होगा। तो यही मान का जो अंतर आएगा वही क्या होगा, आपका कलांतर होगा। निकालेंगे तो कहेंगे tan फाई बराबर वाई बाई एक्स करके हम क्या करेंगे, निकालते।
ये हम कराएंगे अभी, इसके बारे में आगे निकलवाएंगे ये सब। हाँ होता है इसमें, इसमें अभी और फिगर ले लेंगे ना, तो और फिगर लेकर के दिखा रहे हैं। हेडिंग डालेगा, कहां पहुंचे थे, टाइम बेस्ड सर्किट, हेडिंग डाल लीजिएगा पहले, टाइम बेस्ड सर्किट। टाइम बेस्ड सर्किट वो सब कार्य विधि में मिलेगा आपको, जब उसके बारे में कार्य करेंगे कि वो किस किस के मेजरमेंट के लिए लगे हुए, तब आपको पता चलेगा। हेडिंग है आपका, हाँ पावर सप्लाई में इतना है कि इसमें दो प्रकार की वोल्टता होती है, एक हाई वोल्टेज होता है, एक लो वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट होता है, और लो वोल्टेज कितना होता है आपका, 300 वोल्ट होता है। ठीक, अगला है आपका टाइम बेस्ड सर्किट। टाइम बेस्ड सर्किट का क्या काम होता है भैया, एक निश्चित आपका जो मान प्राप्त हो, तो वो एक निश्चित समय के लिए हो, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित मान की प्राप्ति के लिए क्या लगा होता है आपका, टाइम बेस्ड सर्किट का प्रयोग किया गया होता है। तो लिखेगा, इसकी सहायता से प्राप्त होने वाली विद्युत सप्लाई का मान प्राप्त होने वाली विद्युत सप्लाई का मापन किसी समय में बनने वाले ग्राफ का, किसी निश्चित समय में बनने वाले ग्राफ का विद्युत सप्लाई का मापन किसी निश्चित समय में बनने वाले, किसी निश्चित समय में बनने वाले ग्राफ का मान प्राप्त करते हैं, किसी निश्चित समय में बनने वाले ग्राफ का मान प्राप्त करते हैं। हो गया। अगली हेडिंग है डिफ्लेक्टिंग प्लेट या डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम लिखेगा, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्स एक्स प्लेट, पहला एक्स एक्स प्लेट, दूसरा वाई वाई प्लेट। पहला एक्स एक्स प्लेट, दूसरा वाई वाई प्लेट। हो गया, लिखेगा आगे, एक्स एक्स प्लेट की सहायता से, एक्स एक्स प्लेट की सहायता से, एक्स एक्स प्लेट की सहायता से क्या किया जाता है भैया, एक्स एक्स किसके लिए यूज किया जाता है आपका, बोलो भाई, ये किस अरे हॉरिजॉन्टल के लिए, हाँ एक्स एक्स प्लस हॉरिजॉन्टल के लिए। ये हमारा क्या होता है भाई, ये स्थिति हमारी बनेगी ना, यही ना होता है आपका एक्स, और ये क्या होता है एक्स डैश। तो लिखेगा एक्स एक्स प्लेट को हॉरिजॉन्टल प्लेट भी बोला जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, एक्स एक्स प्लेट की सहायता से इलेक्ट्रॉन पुंज को हॉरिजॉन्टल स्थिति में, अच्छा हॉरिजॉन्टल स्थिति में ऊपर नीचे होता है कि आगे पीछे होता है, तो आगे पीछे होता है। तो लिखेगा, क्या लिखें, इलेक्ट्रॉन पुंज को आगे पीछे की स्थिति में, इलेक्ट्रॉन पुंज को आगे पीछे की स्थिति में विस्थापित करते हैं, आगे पीछे की स्थिति में विस्थापित करते हैं, और इसे हॉरिजॉन्टल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हॉरिजॉन्टल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हॉरिजॉन्टल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। हो गया, हो गया भाई। चलिए अगला है आपका वाई वाई प्लेट या वर्टिकल प्लेट, या वर्टिकल प्लेट।
लिखेगा इसमें, इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में प्रकाश पुंज को, प्रकाश पुंज को, प्रकाश पुंज को ऊपर या नीचे की स्थिति में, ऊपर या नीचे की स्थिति में, इलेक्ट्रॉन पुंज को ऊपर या नीचे की स्थिति में विस्थापित किया जाता है, ऊपर या नीचे की स्थिति में विस्थापित किया जाता है। और इन दोनों विक्षेपण प्लेटों की सहायता से, और इन दोनों विक्षेपण प्लेटों की सहायता से, और इन दोनों विक्षेपण प्लेटों की सहायता से इसे किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जिसे केंद्र बिंदु पर केंद्रित करते हैं, किसी एक बिंदु पर या केंद्र बिंदु पर केंद्रित करते हैं। ओके भाई, अगर सीआरओ आता है एग्जाम में तो ये वाला फिगर बना लीजिएगा, ठीक। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम, सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम में क्या करेंगे आप लोग, ये वाला फिगर आप बनाएंगे। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझिएगा आपका कि अगर सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम आया और इसके बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो जितना लिखवाए है ना वही पूरा लिखेगा। ब्लॉक डायग्राम पूछेगा तो ब्लॉक डायग्राम का फिगर बनाएगा। और अगर आपसे क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा सीआरटी पूछेगा, सुनिए, अगर आपसे सीआरटी पूछेगा तो भी यही लिखिएगा, लेकिन सीआरटी का फिगर बनाएगा। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम पूछेगा तो ये फिगर बनाइएगा और क्या लिखिएगा, यही चीज। और केवल सीआरओ पूछेगा तो लिखिएगा यही चीज और ब्लॉक डायग्राम बनाइएगा, ठीक। लिखना यही है, आपको लिखने का पूरा इकट्ठा बनवाए हैं आपका, लेकिन फिगर अलग अलग है आपका, ठीक। बस इतना ही अंतर कराएंगे, क्योंकि एक एक अगर पढ़ने लगेंगे तो इतना है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, बना लीजिएगा।